नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की चर्चा में। यहाँ हम आपके साथ साझा किए गए स्रोतों का, आप जानते हैं, गहन विश्लेषण करते हैं। कोशिश रहती है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियों और जो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, उनकी एक गहरी समझ मिल सके। और अगर आप समसामयिक मुद्दों पर ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण नियमित रूप से चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें प्लीज़। तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए 14 अलग-अलग विषय हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है। अमेरिकी वीज़ा शुल्क वृद्धि से लेकर जीएसटी 2.0, फिर मिग-21 की सेवानिवृत्ति, फीमा जांच, लद्दाख के मुद्दे, अवैध प्रवासन, ब्लैक होल विस्फोट, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शासन के मॉडल, पर्यावरण चिंताएं, मानवाधिकार, संवैधानिक सवाल, सुपर कंप्यूटिंग और हाँ, फिलिस्तीन की मान्यता तक। हमारा लक्ष्य है इन सभी स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालना और उन्हें यूपीएससी पाठ्यक्रम के संदर्भ में समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला विषय है अमेरिकी H-1B और L-1 वीजा शुल्क वृद्धि और भारत अमेरिका संबंधों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका ने नए H-1B वीजा के लिए $4,000 और L-1 वीजा के लिए $4,500 का एक मुश्त शुल्क लगा दिया है। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये शुल्क मुख्य रूप से नए आवेदकों पर है, मतलब जो रिन्यू करा रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं उन पर नहीं। और इसका जो घोषित उद्देश्य बताया जा रहा है वो है अमेरिकी श्रम चिंताओं को देखना और अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो कुशल आप्रवासन को संतुलित करना। और क्योंकि लगभग 70% H-1B वीजा धारक भारतीय हैं, तो जाहिर है इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर पड़ा है। बिल्कुल, लागत तो बड़ी है। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये वन टाइम है, तो इससे थोड़ी पूर्वानुमेयता बनी रहती है। भारत में इस पर राजनीतिक बहस भी हुई है ना? विपक्षी दलों ने सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, कांग्रेस और सीपीआईएम ने कहा कि सरकार का रुख कमजोर रहा और अमेरिका का कदम वो दबाव डालने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी इसकी आलोचना हुई। वो कांग्रेसी अमी बेरा का बयान था शायद। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये शुल्क वृद्धि अदूरदर्शी है। इससे हो सकता है अमेरिकी कंपनियां भारत में, जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु में अपना परिचालन और बढ़ा दें। और उन्होंने इसे पलटने की मांग भी की है। तो ये मुद्दा भारत के इतने बड़े आईटी निर्यात बाजार और हजारों पेशेवरों की आजीविका से जुड़ा है। सही कहा। और इसके पीछे की वजहें देखें तो वो घरेलू नौकरियों की सुरक्षा की राजनीति है, राजस्व जुटाने की जरूरत है और आप्रवासन पर एक सख्त रवैया। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये जीएस पेपर 2 में द्विपक्षीय संबंध, डायस्पोरा नीति और जीएस पेपर 3 में कुशल प्रवासन का आर्थिक प्रभाव इसके तहत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए भी H-1B, L-1 वीजा, USCIS जैसी शब्दावली पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब जीएसटी 2.0 सुधारों पर आते हैं। इससे बचत का त्योहार और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम, ऐसा कहा जा रहा है। स्रोत बताते हैं कि हाल ही में ये लागू हुए हैं और कई घरेलू सामानों, खाद्य पदार्थों पर कल की दरें कम हुई हैं। जी, इसका सीधा उद्देश्य है कीमतों को कम करना, ताकि आम नागरिकों को थोड़ी राहत मिले और घरेलू खपत बढ़े। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ा है। मतलब जोर इस बात पे है कि विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी विकल्पों को अपनाया जाए। हाँ, वो मेक इन इंडिया और घरेलू खपत आधारित विकास वाली बात। बिल्कुल, ये उसी व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। तो इसका मतलब है कि मध्यम वर्ग के परिवारों की बचत बढ़ेगी और घरेलू विनिर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो यही की जा रही है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में इजाफा होगा और घरेलू उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, सरकार को ये देखना होगा कि टैक्स कटौती का लाभ वाकई उपभोक्ताओं तक पहुंचे। मतलब मुनाफाखोरी रोकने के उपाय करने होंगे। अच्छा, और यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता? देखिए, ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कराधान, सुधार, समावेशी विकास। और जीएस पेपर 2 में भी सहकारी संघवाद के तहत जीएसटी परिषद की भूमिका। और वो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी पहले भी इससे जुड़ी हैं। सही। ठीक है, अब रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है मिग-21 लड़ाकू जेट की सेवानिवृत्ति। स्रोत कह रहे हैं कि 26 सितंबर 2025 को लगभग 60 साल की सेवा के बाद आईएएफ इन्हें हटा देगी। जी, मिग-21 बहुत ऐतिहासिक विमान रहा है। 1963 में शामिल हुआ था, भारत का पहला सुपरसोनिक जेट, और दशकों तक हमारी वायु रक्षा की रीढ़ बना रहा।
1965, 1971 के युद्धों में, फिर कारगिल में और यहाँ तक कि 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में भी इसने हिस्सा लिया। हाँ, वो बालाकोट वाला किस्सा तो काफी मशहूर हुआ था जब इसने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। बिल्कुल, इसका एक शानदार परिचालन इतिहास है। हालांकि इसके सुरक्षा रिकॉर्ड पर भी सवाल उठते रहे हैं। वो उड़ता ताबूत वाली बात भी सुनने में आती है। हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू भी रहा है, खासकर बाद के वर्षों में दुर्घटनाओं के कारण। लेकिन अब इसे राफेल और हमारे स्वदेशी तेजस LCA जैसे आधुनिक विमानों से बदला जा रहा है। तो सेवानिवृत्ति का कारण वही पुराना एयरफ्रेम, तकनीक और सुरक्षा चिंताएं। हाँ, मुख्यतः यही। और ये IAF के आधुनिकीकरण की दिशा में एक जरूरी कदम है। इससे क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन चुनौती ये रहेगी कि इस बदलाव के दौरान स्क्वाड्रन की संख्या कैसे बनाए रखी जाए। तो उसके लिए तेजस, MK-1A और राफेल को तेजी से शामिल करना होगा। बिल्कुल। और UPSC के लिहाज से ये GS पेपर 3 में रक्षा आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के लिए प्रासंगिक है। और हाँ, GS पेपर 2 में भारत-रूस रक्षा सहयोग का भी एक पहलू रहा है। चलिए, अब आर्थिक प्रवर्तन की बात करते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने फीमा के तहत दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कुछ तलाशी ली है। ये मामला किसी व्यवसायी मानवेंद्र सिंह और इंपीरियल ग्रुप से जुड़ा है। जी, स्रोत बता रहे हैं कि जांच में सिंगापुर की एक कंपनी में अघोषित वित्तीय हित का पता चला है और विदेश में करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी। ये कार्यवाही फीमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत हुई है, जो विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है। अच्छा, तो फीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये फेरा से कैसे अलग है? देखिए, फीमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन को उदार बनाना और व्यापार व भुगतान को बढ़ावा देना है। ये मुख्यतः नागरिक कानून है, जबकि पहले का फेरा ज्यादातर आपराधिक था। फीमा तब लागू होता है जब अनधिकृत विदेशी संपत्ति रखने या नियमों के उल्लंघन का संदेह हो। तो ये मामला एक तरह से अघोषित विदेशी संपत्ति और कैपिटल फ्लाइट जैसे मुद्दों पर भारत की कार्रवाई को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ईडी की भूमिका भी साफ दिखती है। फीमा उल्लंघन के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, भारी जुर्माना लग सकता है, संपत्ति जब्त हो सकती है। ये सरकार के काले धन विरोधी एजेंडे और FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन से भी जुड़ता है। और UPSC के लिए? ये GS पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है। मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, फीमा और GS पेपर 2 में सांविधिक निकायों की भूमिका, जैसे ED। प्रीलिम्स के लिए फीमा के प्रावधान, ED का मैंडेट वगैरह जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब लद्दाख चलते हैं। वहां राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग उठ रही है। लद्दाख बौद्ध संघ LBA के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लक्रूख का बयान है इसमें। जी, मुख्य चिंता ये जताई जा रही है कि अगर ये सुरक्षा उपाय नहीं मिले तो बाहरी कंपनियां और लोग लद्दाख की जो अनूठी जनसांख्यिकी है, संस्कृति है और जमीन है, उस पर हावी हो सकते हैं। नौकरियों को भरने में देरी भी एक मुद्दा उठाया गया है। आपको याद होगा, 2019 में जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद से ही शासन और स्वायत्तता को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। और ये छठी सूची की मांग क्यों हो रही है? इसका क्या महत्व है? छठी अनुसूची, जो संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत आती है, वो कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों ADCs को विशेष शक्तियां देती है, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक। इसका मकसद होता है उन समुदायों की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना। लद्दाख के नेता भी अपनी विशिष्ट पहचान और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ इसी तरह की सुरक्षा चाहते हैं। ये तो काफी संवेदनशील मुद्दा है, खासकर लद्दाख की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल। और UPSC के लिहाज से ये GS पेपर 2 के लिए बहुत अहम है। संघवाद, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, छठी अनुसूची और GS पेपर 3 में भी पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में सतत विकास। ठीक है, अगला विषय थोड़ा चिंताजनक है। मध्य अमेरिका के रास्ते भारतीय नागरिकों का अवैध प्रवासन। ग्वाटेमाला में भारतीय दूतावास ने इसे नोट किया है कि लोग अमेरिका पहुंचने के लिए इन देशों को एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, स्रोत यही बता रहे हैं कि ये प्रवासी अक्सर बिना वैध दस्तावेजों के यात्रा करते हैं और पकड़े जाने पर उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर भारत वापस भेज दिया जाता है, मतलब निर्वासित कर दिया जाता है। दूतावास इसमें कॉन्सुलर सहायता दे रहा है और विदेश मंत्रालय व आव्रजन ब्यूरो BOI के साथ समन्वय भी कर रहा है। लेकिन इसे एक जटिल मुद्दा कहा गया है क्योंकि इसमें कई देश और मानवाधिकार के पहलू शामिल हैं। लोग ऐसे खतरनाक रास्ते क्यों अपनाते होंगे?
क्या वजह हो सकती है? जो जल्दी पहुंचाने का वादा करते हैं। और हाँ, घरेलू आर्थिक दबाव जैसे बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण है। और इसके परिणाम तो गंभीर हो सकते हैं, प्रवासियों के लिए भी और भारत के लिए भी। बहुत गंभीर। प्रवासियों के लिए हिरासत, निर्वासन, शोषण का खतरा, यहाँ तक कि जान का खतरा भी। भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां हैं, कॉन्स्युलर संसाधनों पर दबाव है और देश की छवि पर भी असर पड़ता है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध, प्रवासन नीति, जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और जीएस पेपर 4 नैतिकता, मानव गरिमा, प्रवासियों के अधिकार से जुड़ता है। और वो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन जैसे वैश्विक समझौते भी हैं। जी, वो भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, अब जरा अंतरिक्ष विज्ञान की ओर रुख करते हैं। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों का पता लगाया है। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, उनके कारण हो रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही रोचक खोज है। ये विस्फोट ऊर्जा उत्सर्जन के मामले में इतने शक्तिशाली हैं कि बिग बैंग के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। ऐसा तब होता है जब बहुत सारा पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, उससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, अक्सर वो सापेक्षिकीय जेट्स के रूप में, जो प्रकाश की गति के करीब होती है। और ये सब पता कैसे चला? वो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का नाम आ रहा है। हाँ, ईएचटी जैसे उपकरणों ने इन अवलोकनों को संभव बनाया है। ईएचटी असल में दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है, जो मिलकर पृथ्वी के आकार का एक वर्चुअल टेलीस्कोप बना देता है। इससे बहुत हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिल पाती हैं। इन खोजों का महत्व क्या है? मतलब इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये हमें आकाशगंगाओं के विकास को समझने में मदद करती हैं। उनमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, जिसे ब्लैक होल फीडबैक कहते हैं। ब्लैक होल के आसपास का जो चरम वातावरण है, उसे समझने में मदद मिलती है। और ये भी समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ आकाशगंगाएं तारे बनाना क्यों बंद कर देती हैं। यूपीएससी के लिहाज से सीधे तौर पर पाठ्यक्रम में शायद न हो, पर जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खासकर अंतरिक्ष जागरूकता के तहत इसकी जानकारी उपयोगी है। भारत भी एसकेए जैसी वैश्विक खगोल विज्ञान परियोजनाओं में शामिल है, तो ये जानना अच्छा है। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार का एक पेचीदा मामला देखते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हाल ही में यूके यात्रा के दौरान कानूनी सम्मन मिला, कथित मानवाधिकार हनन के लिए। इसे सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार से जोड़ा जा रहा है। कि यूके का ये कदम एक तरह से प्रतीकात्मक है। ये दिखाता है कि अगर घरेलू न्याय प्रणाली विफल हो जाती है, तो गंभीर अपराधों के लिए दंड मुक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये घरेलू जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकता। तो ये सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार यानी यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ? क्या कोई भी देश मुकदमा चला सकता है? मोटे तौर पर हाँ, इसका मतलब है कि कुछ बेहद गंभीर अपराधों के लिए, जैसे युद्ध अपराध, नरसंहार, यातना, कोई भी देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के तहत मुकदमा चला सकता है, भले ही अपराध कहीं और हुआ हो और अपराधी या पीड़ित किसी भी देश के नागरिक हों। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक प्रतिरोध और संप्रभुता के सवालों के कारण जटिल हो जाता है। और श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता बनाम वैश्विक न्याय और जीएस पेपर 4 में भी शासन में नीति, जवाबदेही। वो इलीट इम्प्यूनिटी यानी अभिजात वर्ग की दंड मुक्ति वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और यूएनएचआरसी की भूमिका भी। ठीक है, अब भारत में शासन के एक मॉडल पर आते हैं, चौहान मॉडल। स्रोत शिवराज सिंह चौहान के शासन के तरीके का विश्लेषण करते हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं। जी, उनके शासन का जो मूल तत्व बताया गया है, वो है नीति साझेदारी। मतलब नागरिकों को नीति बनाने और उसे लागू करने में शामिल करना। इस पर उनका काफी जोर रहा है। उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, किसान परिवार से आना, फिर आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ाव, उसने उन्हें शायद जमीनी स्तर पर जुड़ने में मदद की और कल्याणकारी योजनाओं पर उनका खास ध्यान रहा है। स्रोत में कुछ योजनाओं का जिक्र भी है, जैसे कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और ग्रामीण सड़क संपर्क योजना। हाँ, और उनकी नेतृत्व शैली को भी सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण बताया गया है। हाँ, ये मॉडल एक तरह से दिखाता है कि कैसे जमीनी जुड़ाव और कल्याणकारी योजनाओं का असरदार वितरण लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद कर सकता है। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 में शासन में नेतृत्व, कल्याण नीतियां और जीएस पेपर 4 में
नैतिक नेतृत्व, लोक सेवा मूल्य, इन दृष्टिकोणों से अध्ययन का विषय हो सकता है। बिल्कुल। अब पर्यावरण और अधिकार संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। नल्लामाला जंगल में यूरेनियम खनन का प्रस्ताव और उसका विरोध। जी, ये काफी गरमाया हुआ मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि इस प्रस्ताव का स्थानीय आदिवासी समुदायों और पर्यावरण समूहों ने कड़ा विरोध किया है। और विवाद तब और बढ़ गया जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम ओएम जारी किया। इस ओएम ने कथित तौर पर यूरेनियम खनन जैसी कुछ परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA प्रक्रिया के तहत, जो अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श होता है, उससे छूट दे दी। ये तो चिंता की बात है, क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक भागीदारी और प्रभावित समुदायों की स्वतंत्र पूर्व और सूचित सहमति FPIC के सिद्धांत को कमजोर करता है ना। बिल्कुल। और नल्लामाला एक पारिस्थितिकी रूप से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। ये अमराबाद टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। कानूनी तौर पर भी देखें तो वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 और पेसा अधिनियम 1996 आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति को बहुत महत्व देते हैं। और शायद मेघालय और झारखंड में भी ऐसा ही विरोध हुआ था यूरेनियम खनन को लेकर। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी काफी प्रतिरोध हुआ था। ये मुद्दा UPSC के लिए बेहद जरूरी है। GS पेपर 3 में पर्यावरण, जैव विविधता, सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, और GS पेपर 2 में पैसा, सहभागी लोकतंत्र, और GS पेपर 4 में पर्यावरणीय न्याय का पहलू भी अहम है। ठीक है, इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। सितंबर 1975 की बात है, जब भारत उन 100 राष्ट्रों में शामिल था जिन्होंने वैश्विक यातना विरोधी उपायों का समर्थन किया था। यह अपराध निवारण पर 5वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में हुआ था। जी, उस कांग्रेस ने एक 12 सूत्रीय घोषणा को अपनाया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और इसमें राज्यों से आह्वान किया गया था कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों में यातना पर रोक लगाएं, जिम्मेदार लोगों को सजा दें, जो लोग हिरासत में हैं जैसे कैदी, उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय करें, और पीड़ितों के लिए शिकायत प्रक्रिया बनाएं। तो इस घोषणा ने एक तरह से बाद के कानूनों के लिए नींव रखी, जैसे 1984 का संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन UNCAT। हाँ बिल्कुल, इसने उसके लिए नैतिक और कानूनी आधार तैयार किया। ये शीत युद्ध के दौर में मानवाधिकारों पर एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सहमति थी। इसमें पुलिस बलों की निष्पक्षता और कानून प्रवर्तन में लैंगिक समानता पर भी जोर दिया गया था। UPSC के लिए ये GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मानवाधिकार सम्मेलन, और GS पेपर 3 पुलिस सुधार के नजरिए से महत्वपूर्ण है। चलिए अब एक संवैधानिक प्रश्न पर आते हैं। क्या राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है? ये सवाल अक्सर उठता रहता है। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को कई विकल्प देता है। विधेयक पर सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना अगर वो धन विधेयक नहीं है, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। लेकिन इसमें कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है इस पर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं में कहा है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को उचित समय के भीतर कार्य करना चाहिए, और हाल के कुछ मामलों में जैसे पंजाब और तमिलनाडु के संदर्भ में कोर्ट ने राज्यपालों से कहा भी है कि वे अनिश्चित देरी से बचें। तो क्या संसद या विधानसभा कानून बनाकर समय सीमा तय कर सकती हैं? वो अनुच्छेद 361 भी तो है जो राज्यपाल को छूट देता है। अनुच्छेद 361 पद पर रहते हुए की गई कार्रवाई के लिए अदालती कार्रवाई से छूट देता है, लेकिन अगर निर्णय दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक हो तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सैद्धांतिक रूप से संसद या विधानसभा कानून बना सकती है, लेकिन उसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना होगा, और इसमें राजनीतिक चुनौतियां भी आ सकती हैं। और देरी से होता क्या है? शासन रुकता है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव आता है। बिल्कुल, जैसा हाल में कुछ राज्यों में देखने को मिला है। ये UPSC GS पेपर 2 के लिए एक क्लासिक टॉपिक है। केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, और हाँ, सहकारी संघवाद की भावना भी इससे जुड़ी है। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति पर ध्यान देते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटिंग अभियान। पहले तो ये बताएं कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है, ये सामान्य कंप्यूटर से कैसे अलग है?
देखिए, सुपर कंप्यूटर मूल रूप से ऐसी मशीनें हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा तेज गति से, मतलब अत्यधिक उच्च गति पर विशाल डेटा सेट और जटिल गणनाओं को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी गति फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापी जाती है, जो पेटाफ्लॉप्स या आजकल एक्साफ्लॉप्स तक पहुंच गई है। और सामान्य कंप्यूटर से अलग कैसे हैं ये? इनमें हजारों प्रोसेसर एक साथ समानांतर में काम करते हैं, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर में तो कुछ ही कोर होते हैं। इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी विशेष होते हैं। इनका उपयोग मौसम मॉडलिंग, जीनोमिक्स, न्यूक्लियर सिमुलेशन, एआई रिसर्च जैसे खास कामों के लिए होता है। आकार में बहुत बड़े होते हैं और बिजली भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और भारत के प्रयास, जैसे वो परम श्रृंखला है सीडैक की और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। परम श्रृंखला तो 1991 से चल रही है और एनएसएम का लक्ष्य है पूरे भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का एक नेटवर्क बनाना। लगभग 70 से ज्यादा सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। भारत का परम सिद्धि एआई दुनिया के शीर्ष सुपर कंप्यूटरों में गिना जाता है। ये क्षमता वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत जरूरी है। आगे क्या चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में? घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देना ताकि आयात पर निर्भरता कम हो, एआई अनुकूलित सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और हाँ, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ग्रीन सुपर कंप्यूटिंग में निवेश करना। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आईटी कंप्यूटर स्वदेशीकरण के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज का अंतिम विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ। कुछ पश्चिमी शक्तियों जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता दे दी है। जी, ये हालिया घटनाक्रम है। स्रोत बताते हैं कि इस कदम का गाजा में तो स्वागत हुआ है। इसे उनकी पहचान और राजनीतिक वैधता की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल गाजा संघर्ष चल रहा है और वहां मानवीय संकट गहराया हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल ने इसकी निंदा की है। उनका क्या तर्क है? इजराइल का कहना है कि ये ज़मीनी हकीकतों को नज़रअंदाज करता है, जैसे कि जो बंधक अभी भी वहाँ है उनका मुद्दा, और उनका ये भी मानना है कि इससे हमास को प्रोत्साहन मिल सकता है और शांति वार्ता कमज़ोर हो सकती है। ये मान्यता इसलिए अहम है क्योंकि ये उन देशों की तरफ से आई हैं जो पारंपरिक रूप से इजराइल के करीबी माने जाते रहे हैं। इसका असर क्या हो सकता है? हाँ, ये एक तरह से रुख में बदलाव का संकेत है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन की स्थिति मजबूत हो सकती है और जो 2 राज्य समाधान की बात है, उसके लिए वैश्विक दबाव बढ़ सकता है। फिलिस्तीन का दर्जा अभी संयुक्त राष्ट्र में क्या है? फिलिस्तीन के पास 2012 से संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा है। ये कदम शायद पूर्ण सदस्यता की ओर गति बढ़ाए। हालांकि सुरक्षा परिषद में वीटो एक बाधा है। ये भी हो सकता है कि इससे अन्य पश्चिमी देश भी मान्यता देने के लिए प्रेरित हों। लेकिन हाँ, इससे वैश्विक स्तर पर विभाजन भी गहरा सकता है। और यूपीएससी के लिए? ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की पश्चिम एशिया नीति, कूटनीति में मान्यता की भूमिका। तो दोस्तों, ये थे आज के 14 विविध और महत्वपूर्ण विषय। हमने एक नज़र डाली अमेरिकी वीज़ा नीति के असर से लेकर जीएसटी सुधारों की उम्मीदों तक, मिग 21 के युग के अंत से लेकर फीमा और ईडी की कार्रवाई तक, लद्दाख की मांगों से लेकर अवैध प्रवासन की मानवीय चुनौतियों तक। हाँ, और हमने ब्लैक होल की गहराइयों से लेकर सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के कानूनी पहलुओं तक, शासन के मॉडल से लेकर नल्लामाला जैसे पर्यावरण अधिकार संघर्षों तक, यातना विरोधी वैश्विक प्रयासों के इतिहास से लेकर राज्यपालों की समय सीमा के संवैधानिक सवालों तक, भारत की सुपर कंप्यूटिंग महत्वाकांक्षाओं से लेकर फिलिस्तीन की मान्यता के भू राजनीतिक आयामों तक को संक्षेप में छुआ। जैसा कि हमने देखा, ये सारे मुद्दे न सिर्फ करंट अफेयर्स की समझ के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के अलग अलग पेपर्स, खास तौर पे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। एक व्यापक और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कितना जरूरी है। उम्मीद है कि इस संक्षिप्त लेकिन व्यापक चर्चा ने आपको इन मुद्दों की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने में मदद की होगी। एक विचार जो शायद इन सभी अलग अलग विषयों को कहीं ना कहीं जोड़ता है, वो है संतुलन का निरंतर प्रयास। बिल्कुल, है ना? चाहे वो घरेलू जरूरतों और वैश्विक प्रतिभा के बीच संतुलन हो, या विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच। हाँ, या राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच,
ये संतुलन कैसे स्थापित होते हैं, यही शायद शासन और नीति की असली परीक्षा है। सही कहा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब